Patrus. आप बैठो ना पहले इनके साथ। Stress. How are you? Stress. Okay. कॉन्फ्रेंस है हमारी वो आसन मिर्जा ये यूथ के लोग हैं, तो इन्होंने मुझे बुलाया कि हमारे साथ बैठो। तो मैं यहाँ डिलिमिटेशन के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, आज भी आपके इस चैनल के माध्यम से मैं दोबारा डिलिमिटेशन के बारे में डिटेल बताना चाहता हूँ कि जो ये डिलिमिटेशन हुई है एक बंद कमरे में हुई है और ये मैप पे हुई है। और कमीशन को क्या पता है कि कौन सा एरिया कहाँ है, कौन सा एरिया कहाँ पे है। जो ये हुआ वो कुछ लोगों के इशारे पे हुई है। जो लोग चाहते थे कि यहाँ से निकलना और यहाँ से निकलना है, हमारी सीटें यहाँ से निकलें, हमारी सीटें यहाँ से निकलें, डिलिमिटेशन जो है किस बेस पे हुई है आप मुझे बताएं। जो ये रजौरी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, डूंगी को जाके थाना मंडी से लगाया, दराल के साथ खवास लगाया, कालाकोट को ख़त्म करके सुंदरबानी के साथ लगाया, तो हमारी ये कौन सी शशीदगढ़ को उन्होंने नाम ख़त्म किया। 26 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिनके नाम भी ख़त्म कर दिए और 19 जो डिलीट कर दिए। तो ये सब जो जिस नाम से जो कॉन्स्टिट्यूंसी पहचानी जाती थी तो वो उनका नाम रहना था और कहीं कहीं सब पार्टियों के मशवरे से रहना था। एक सरकार के इशारे पे ये सब कुछ रहना मुनासिब नहीं है। लोगों के साथ बेइंसाफ़ी है। आप रामबन में देखो, कुछ एरिया इधर उधमपुर में लगाया गया, कुछ एरिया इधर लगाया गया। तो ये अगर मेरी गुजारिश है कमीशन से कि इसको दोबारा नज़रसानी की जाए और इसको मतवातर तरीके से दुरुस्त किया जाए। और दूसरी चीज़ जो अनंतनाग का मामला है, जो अनंतनाग के हमारा कल्चर, हमारा लिबास, हमारा सिस्टम 1947 से लेकर जब जम्मू कश्मीर का अलग हिंदुस्तान के साथ हुआ, तब से हमारा कल्चर, उठना बैठना हर लिहाज से जम्मू के साथ है। लेकिन आज यहाँ से हटा के अनंतनाग के साथ लगाया गया। ठीक है, हम यहाँ की जो कम्युनिटी मुस्लिम ज़्यादा है, अगर इन्होंने एक पॉलिसी करके डिवीज़न के पीर पंजाल बड़ा खिता जो है कश्मीर के साथ लगाकर कश्मीर को मजबूत किया है, ये इनकी बीजेपी की प्लानिंग थी और ये पॉलिसी थी। और कमीशन ने जो ये किया है ये सरासर गलत किया है, इसमें कंडेम करते हैं हम। खत्म कर दिया है, हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसको दोबारा आप आज एहतजाज करने आए हैं, हमें वो हदबंदी कमीशन की जो इंटर्म रिपोर्ट है वो बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि उसको डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर बनी है। हम उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं। हम लोग आज सिर्फ ये आगाज है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ यहाँ के लोगों से, शायद हमें पंजाब के उन जमींदारों की तरह यहाँ सड़क पर बैठना पड़ेगा। आज शुरुआत है, अगर ये होश में नहीं आता है, ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं है, ये बेसिकली एक तंजीम का कमीशन है। इस कमीशन की इस रिपोर्ट ने कहना चाहूँगा
कि जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने भी बोला और हमारे जज साहब मुजफ्फर साहब उन्होंने भी बोला, लेकिन जो काम की बात है वो कोई नहीं बोल रहा है। ये डिलिमिटेशन कमीशन ने ये नहीं तोड़ा है, जब भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और वो उनको जो गलतफहमी है, मैं इनके बातें दोबारा नहीं दोहराऊंगा, जो नजराई के नत ला के इधर जोड़ा वो उन्होंने जोड़ना था जोड़ दिया। अब हम लोगों ने एक चीज देखनी है, इनको एक साइड का हिंदू दूसरी साइड लगाना और दूसरी साइड का गुज्जर बकरवाल के साथ लगाना और पहाड़ी को जोड़ के उधर लगाना जो किया है, उसका जवाब आने वाले असेंबली इलेक्शन में सारी की सारी खितार रजौरी पुंछ पीर पंजाल की सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम जीत के दिखाएंगे। मुझे ये यकीन है कि जो हमारे जो ये यहाँ से आप डीसी ऑफिस आए और हम और यहाँ से जो भेज रहे हैं, हमारे किसी ने नहीं भेजने, ये रद्दी की टोकरी में पढ़ने हैं। मैंने रोज सुनता हूँ इंटरव्यू फेसबुक पे लोगों के कि मैं आदरणीय गवर्नर साहब को बोलता हूँ, तो गवर्नर किसका है? गवर्नर भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ा हुआ है, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है। इसलिए मैं आप लोगों को मैं ज्यादा ना कहते हुए तहसील साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे जज साहब, हमारे बीडीसी चेयरपर्सन साहब, हमारे मीर साहब, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, ये चेहरे बदलने से या तोड़ फोड़ करने से हार जीते नहीं होती भाई, ये लोगों के दिल को जीतना पड़ेगा और हम जीत के दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। डिस्ट्रिक्ट रजौरी अर्बन और डिस्ट्रिक्ट रजौरी रूरल की तरफ से एक यहाँ पे एहतियाज रखा गया था, जो कि डिलिमिटेशन कमीशन है जो अंतिम रिपोर्ट जो है एमपीज को दी है वो हमें नामंजूर है। उसके लिए उसके खिलाफ हमने ये आज का एहतियाज रखा। उसमें चाहे वो किसी भी कंस्टिट्यूंसी को ले लो, चाहे वो कालाकोट हो, नौशहरा हो, सुंदरबनी हो, रजौरी हो, दरहाल हो, थन्ना मंडी हो, लेकिन हर जगह से लोग जो हैं वो रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं और कमीशन की जो बनाई हुई रिपोर्ट है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। आज कालाकोट को के इलाके को तोड़ करके 3 और कंस्टिट्यूंसियों में डाला गया है। कोई कहीं कुछ पंचायतें कहीं पे कुछ किसी कंस्टिट्यूंसी में और कुछ पंचायतें किसी कंस्टिट्यूंसी में। ये ठीक कहा जज साहब ने कि दरहाल कंस्टिट्यूंसी के साथ हमारा ख्वास का नारला कोट चरवाल का लगाया गया। वो नारला कोट चरवाल के आदमी को अगर दरहाल पहुंचना है तो उसको 3 दिन के बाद वो दरहाल पहुंच पाएगा, जबकि वो कालाकोट का हिस्सा था, उसको कालाकोट से इसी तरह से सुंदरबनी जो है सुंदरबनी निशाना कंस्टिट्यूंसी को तोड़ा गया, उसका इलाका जो है वो कालाकोट के साथ लगाया गया, जबकि टोपोग्राफिकली, ज्योग्राफिकली और कल्चरली भी हम कालाकोट का जो इलाका है वो सुंदरबनी के साथ शूट नहीं करता। जबकि हमारा जो इलाका था, अगर कंस्टिट्यूंसी बढ़ानी थी तो पूरी तहसील ख्वास, पूरी तहसील त्रियाट और पूरी तहसील कालाकोट को अगर ये जोड़ करके कंस्टिट्यूंसी बनाते तो हम समझ सकते थे कि लोगों के लिए ये थोड़ा सा आसान हुआ है। इसी तरह से आप खुद सोच सकते हैं कि डूंगी का इलाका जो नौशहरा के साथ लगता है, वो रजौरी से होकर के वो उनको थन्ना मंडी के साथ जोड़ा गया। अगर थन्ना मंडी का कोई एमएलए बनता है तो डूंगी वाला आदमी वो नौशहरा से होकर के, वो किला दराल से होकर के, रजौरी से होकर के फिर वो अपने एमएलए के पास पहुंचेगा। ये लोगों के लिए आसानी कर रहे हैं कि जाके दुश्वारी पैदा कर रहे हैं। मैं तमाम आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे आज हमारा ये एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। डिलिमिटेशन की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका सीरियस संज्ञान लिया है। आला क़यादत ने श्रीनगर में भी और जम्मू में भी पार्टी के सीनियर ओहदेदारान के साथ बैठ के ये फैसला किया है कि हम डिलिमिटेशन की इस रिपोर्ट को रद्द करते हैं, सिरे से रद्द करते हैं। और इसी जो नाइंसाफ़ी हुई है उसमें रजौरी का ज़िला भी शामिल है। रजौरी की तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ इस तरह से छेड़छाड़ की गई है ताकि सिर्फ बिलखसूस सिर्फ एक सियासी जमात बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। वाकई ही दुरुस्त कहा साथियों ने, ये ऐसा लगता है कि बीजेपी के किसी हाई कमांड के किसी कमरा में बैठ के ये डिलिमिटेशन की रिपोर्ट तैयार की गई है। ये कतई नहीं लगता कि ये डिलिमिटेशन की रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन ने तैयार की है, जिसकी जो सदारत है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की किसी जज साहिबा ने की हो। ऐसा कतई नहीं लगता है। ये सिर्फ ये देख लीजिए, आप मीडिया हजरात हैं, आप भी देख लीजिए, इसका मायना करके देख लीजिए। हर जगह कोशिश की गई है कि बीजेपी के कैंडिडेट कैसे जीते, कहां से तोड़ा गया। किसी भी रूल को, कानून के किसी भी रूल को मद्देनजर नहीं रखा गया। डिलिमिटेशन एक एक्ट होता है, उस एक्ट के तहत ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को
देखना पड़ता है, पटवार सर्कल्स को देखना पड़ता है, तहसील्स को और ब्लॉक्स को देखना पड़ता है, उस तरह बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पलांगड़ जो हमारे साथ द्राल के साथ जुड़ा हुआ था, पलांगड़ की 2 पंचायतें, उनको काट के थन्ना के साथ रखा गया। अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थन्ना मंडी देखना था तो डुंगी को क्यों नहीं देखा गया, तो फतेहपुर को क्यों नहीं देखा, सोहाना को क्यों नहीं देखा गया। इसी तरीके से हमारी 6 पंचायतें हमारी जो द्राल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ थी, और रजौरी का ब्लॉक था जिसमें चढ़ान आता है, पलमा आता है, संकारी आता है, मेरा नगरोटा आता है, नगरोटा सालतार आता है। इन पंचायतों को काट के रजौरी के साथ लगाया गया। यहाँ अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स आपने देखने थे तो डांगरी को क्यों नहीं देखा गया, डुंगी को क्यों नहीं देखा गया, डुंगी कहाँ पे है और थाना मंडी कहाँ पे है, ये किस बुनियाद पे किया गया है। सरासर किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। 370 हो, 35 हो, 35A हो, या फिर ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट हो, तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से नाजायज तरीके से बीजेपी को इख्तियार में लाया जाए। मगर ये सच कहा मेरे भाई यशुवर्धन ने भी और ठाकुर रमेश्वर जी ने भी, हमारी इस रिपोर्ट को देखने वाला कोई नहीं है। और बिलखसूस जब ये पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये मेमोरेंडम आया है तो इसको अवलन इसको रद्दी की टोकरी में फेंका जाएगा। अगर कोई और मुखालफत करे तो शायद उसको वो पढ़े भी, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अगर आएगा तो कभी नहीं पढ़ा जाएगा। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आवाम जुड़ी हुई है। इनको खित्ताए पीर पंजाल से आवाम इनको जवाब देगी। हमारी तमाम की तमाम सीटें ये हमें तहिया कर लेना चाहिए कि इनको अगर जवाब देना है तो आवाम की ताकत से जवाब दिया जा सकेगा। और इनको हम जवाब दे के रहेंगे इंशाअल्लाह। खित्ताए पीर पंजाल की आप किसी भी तरह से इसको तोड़ लीजिए, खित्ताए पीर पंजाल से हम तमाम की तमाम सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेमोरेंडम देने वाले हैं। और पार्टी आला क़यादत जो भी फैसला करेगी इस एहतजाज को बढ़ाना है या क्या करना है, उसके मुताबिक हम आप लोगों को तकलीफ देते रहेंगे। अगर एहतजाज करना हुआ तो हम एहतजाज के लिए आपको बुलाएंगे और इंशाल्लाह एहतजाज भी करके दिखाएंगे। तो इस वक्त हम डीसी साहब के पास मेमोरेंडम अपना पेश कर देते हैं और उसके बाद जो आगे का लाया अमल है वो देखेंगे इंशाल्लाह। बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो इन्होंने बेइंसाफी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ की है। ये लोगों को अभी पता नहीं चल रही। 96 में कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी, 96 में, और उसके बाद आज 2022 में इस कॉन्स्टिट्यूंसी को फिर से तोड़ा गया। ये बेइंसाफी अगर लोगों को पता चले, ये खाली कालाकोट के लोगों के साथ नहीं, सुंदरबनी के लोगों के साथ भी है, क्योंकि सुंदरबनी के लोग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी डिजर्व करते थे, ना कि कालाकोट के साथ जोड़ा जाए सुंदरबनी के लोगों के साथ। दूसरा जो इन्होंने बेइंसाफी की, जो मेरी तहसील ख्वास थी उसको उन्होंने द्रार के साथ लगा दिया। आप मुझे बात बताएं, जो इंसान ख्वास से उठ के द्रार पहुंचेगा उसको 3 दिन का सफर तैयार करना पड़ेगा और उसको कालाकोट पहुंचने में खाली 3 घंटे लगते हैं। ये कौन सा कानून है, मुझे आप बताइए, डिलिमिटेशन कमीशन का। साथ ही साथ मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, आपने एक चीज सुनी, हाल ही में डीडीसी इलेक्शन का चुनाव हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कालाकोट से क्लीन स्वीप की 3 सीटें। शायद ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई, उन्होंने मेरा आधा वोट रजौरी के साथ लगा दिया, आधा वोट कालाकोट के साथ, मेरे कुछ पंचायतों का वोट इन्होंने निशाना के साथ लगा दिया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे ठाकुर रमेश्वर सिंह साहब ने बोला, हमें 3 महीने पहले से पता था डिलिमिटेशन की रिपोर्ट, हमें पता था हमें सुंदरबनी को हमारे साथ लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के लीडरों को पता था पहले से। उनको कैसे पता था? क्योंकि ये बंद कमरे में बैठ के रिपोर्ट बनाई गई है। मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, हम प्रोटेस्ट जरूर कर रहे हैं, पर इसमें जो हमारा मेमोरेंडम जाएगा इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सुनना। मैं आपको एक चीज का यहाँ से मेमोरेंडम देता हूँ, कालाकोट की सीट और डिस्ट्रिक्ट रजौरी की सीट, जहाँ पे कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट डिवाइड करके इन्होंने डाला है, दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में हम डाल के पावर हाउस बना हुआ है नहर के ऊपर। ये बना जहाँ 1 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा होने लगी और शहर में बिजली आई। ये हेरिटेज है, गजब का हेरिटेज है, और आज इसको बचाना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ऐसी चीज़ मिटने के बाद कहीं दिखाई नहीं देगी। ये हेरिटेज है, तो आज हम मांग करने जा रहे हैं आपके ज़रिए गवर्नमेंट से कि यहाँ पर ये 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये भी ध्यान उनका दिलाना चाहते हैं
कि अगर बड़ोदरा के अंदर, गुजरात के अंदर जो नहर है वो ऐसी नहर नहीं है, आम नहर है। वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, 6 किलोमीटर उस नहर के ऊपर ये सोलर पैनल लगा के बिजली पैदा कर रहे हैं। 10 मेगावाट बिजली पैदा वहाँ हो रही है, ज़मीन भी नहीं छेड़ी, और पानी में एवापोरेशन जो होती है वो पानी भी बच गया, और नहर के ऊपर जो सोलर पैनल लगाए हैं उससे बिजली पैदा हो रही है, लोगों को मिल रही है। इस नहर पर भी हम ये मांग करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वो स्कीम यहाँ भी लाओ। ये इस नहर पर आप सोलर पैनल लगाओगे, 2 चीज़ें होने वाली, एक तो इस नहर की पूरी खूबसूरती बन जाएगी, दूसरे इसके किनारे बच जाएंगे, और तीसरा इससे बिजली पैदा जो होगी, यहाँ जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपको मुफ्त में ये सब मिलेगा। और अगली बात ये कहना चाहते हैं कि इसके किनारे आप देख लो, कहीं पर मंदिर है, कहीं का देरी कोई बनी हुई है, कहीं समाधि बनी हुई है, कहीं कोई दुकान बनी हुई है, कहीं रेहड़ी लगी है। ये गलत है, ये किनारे उसके लिए नहीं है, ये किनारे ग्रीन बेल्ट बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पर पार्क बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हेरिटेज हमने बचाना है। और अगर आप सोलर पैनलों पर लगाओगे, किनारे बांध दोगे, इसके किनारों की खूबसूरती मेंटेन रहेंगे, किनारे खूबसूरती होगी। और ये जो एनक्रोचमेंट, खासकर पत्रकार बंधुओं में आपसे कहना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करके कैमरे लेकर जाइए कि आप जो 4 लेनिंग यहाँ पर अखनूर रोड की बन रही है, कितनी ज़मीन इसकी नहर की जो है वो और बड़ी है वहाँ पर, और आप लोगों ने नज़र रख ली है, किसी वक्त भी माफिया शुरू कर लेंगे वहाँ पर उसको एनक्रोच करना। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में बड़ी दफ़ा आपसे बात हुई है, और आप जानते भी हैं कि ऐसी रियासत, एर्स्टाइल स्टेट, आज तो यूनिट टेरिटरी है, ऐसी रियासत, ऐसी अद्भुत रियासत इस धरती पर और कोई नहीं जो हमारी है। किन कारणों के कारण हम कह सकते हैं वो मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है। और हमारे जम्मू में गज़ब की हेरिटेज है, जिसको बचाना, अगली जनरेशन के लिए बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी बार बार हमने बात की। आज ऐसी ही एक अद्भुत और हेरिटेज के बारे में आपके साथ में बात करने जा रहा हूँ। डोगरा सदस्य सभा में इसके बारे में बड़ी लंबी डिस्कशंस हुई हैं, बड़ी एक्सरसाइज हुई है, हमने पद यात्रा भी की है, देखा भी है नजदीक जाकर। वो है रणबीर कैनाल। आप सब जानते हैं रणबीर कैनाल, जिसकी लंबाई 60 किलोमीटर है, 234 नहीं, अब तो 300 से ज़्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, और चनाब दरिया से ये निकलती है। और ये भी यूनिक चीज़ है इस ज़मीन पर, इस धरती पर ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। उसके कारण क्या है, शायद आपने पूरा गौर से उसको जानने की कोशिश आज तक नहीं की होगी। एक तो ये है कि इसमें जो पानी है ये डायरेक्ट हिमालयन ग्लेशियर से आता है, और ये बर्फ़ वाला पानी है, और इसमें ये फुल ऑफ मिनरल्स है। और इसी का कारण है कि यहाँ से लेकर आरएसपुरा के उस बॉर्डर तक, ये सारी अरनिया के उस बॉर्डर तक, यहाँ तक ये नहर जाती है। वहाँ की बासमती, वहाँ की फसलें, उनका स्वाद, उनकी खुशबू और होती है, वो देन है इस नहर की। और फिर ये सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का काम करती थी, आज भी पूरे जम्मू की पब्लिक के लिए। और पार्टीशन के पहले यहाँ सियालकोट तक के लोग यहाँ आते थे, आपको पता है, जहरी कैन में पानी भर के यहाँ लगा देते थे, फ्रूट लगा देते थे, खरबूजे वगैरह, तरबूज वगैरह, आम वगैरह, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को ठंडा फ्रूट खिलाने के लिए। ये सब काम इस नहर का था। और इसके साथ साथ इसके ऊपर पहला जो पावर हाइडल प्रोजेक्ट बना,
ये फिजिकल कश्मीर में नहीं हो पाया क्योंकि 370A की वजह से कश्मीर में ये हमारा फिजिकल नहीं हो पाया। जून जुलाई में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकलती है जिसमें ये बताया जाता है कि कश्मीर वालों का फिजिकल जो है वो क्लियर किया जाए। जुलाई में हमने फिजिकल यहाँ का क्लियर किया, उन्होंने बोला कि 2 मंथ के बाद अब आपकी रिटर्न की नोटिफिकेशन निकलेगी। हमने 2 महीने 3 महीने 4 महीने हम वेट करते रहे, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकली। जब जम्मू वालों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, हमने भी यहाँ पे 2 प्रोटेस्ट किए तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकली। अब परसों एक री एडवर्टाइजमेंट निकलता है, उसमें ये बताया जाता है कि एक नई ये रिक्रूटमेंट होगी, उनका जब फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा जो है रिटर्न उनके साथ लिया जाएगा। हमारी एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज एलजी साहब हमारी जो रिटर्न है हमारा ये जल्द से जल्द कंडक्ट किया जाए प्लीज। कंपटीशन की बात नहीं, कंपटीशन हम कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है सर कि हम 3 साल से वेट कर रहे हैं। हम मतलब रियलिटीज क्यों हो गई सर, ये किस वजह से हो गई सर? टाइम ऑलरेडी हमने 3 साल वेट किया है, लेकिन अब और वेट करना है। पहले वो फिजिकल देंगे, उस फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। ये प्रोसेस में कितना वक्त लगता है सर? जैसे 2018 से अभी तक तो हमारा वक्त लग गया, तो और इस और रियलिटीज जो निकले इसका कितना लगेगा सर? और उस हिसाब से तो मतलब 2025 में ये कंप्लीट हो जाएगी अगर हुई तो। जिस हिसाब से आपका ये मानना है कि ये 8 साल फिर खींचेगा सर? हाँ, लगता तो वही है, लगता वही है सर। और आप खुद ही सोचे सर, अगर एक एडवर्टीजमेंट निकलेगा किसी में, मानो कि जेके एसएसबी के इतने एग्जाम हुए हैं, अगर परसों मानो कि उन्होंने निकाला है क्लास 4 का एग्जाम है, फॉर्म लग जाएंगे। अब फिर मत वो थोड़ी ही करेंगे, वो दूसरे बच्चों को भी बोलेंगे आ जाओ तो और फॉर्म लग जाएंगे सर। ऐसा थोड़ी नहीं चलता, एक ही रिक्रूटमेंट पे थोड़ी मत होती है भर्ती सर, 2 भर्ती मत हो जाएगी एक ही रिक्रूटमेंट पे। यानी कि आपका ये मानना है कि जो पहली एडवर्टीजमेंट निकली थी, जब तक कि वो भर्ती पूरी मुकम्मल तौर पर वो प्लेसमेंट नहीं होती, तब तक नई री एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए। उनको कीजिए, जितने सीट्स देनी है दीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं है। इतनी सीट्स पड़ी हुई है आप लोगों के पास, हम 3 साल से वेट कर रहे हैं सर। 1 मिनट, 3 साल से हम वेट कर रहे हैं, हमारी एज जा रही है सर। आप खुद ही सोचे, हम फिर कोई फॉर्म भर सकते हैं? मत भर सकते। इतनी बेरोजगारी है सर, आप खुद ही देखिए। ये क्यों नहीं सुन रहे हमारी बात? ये हमारी जो डिमांड है ना सर, ये जेन्युइन डिमांड है सर। आपको क्यों ऐसा लगता है कि अगर नई री एडवर्टीजमेंट होगी तो आपके लिए जो वैकेंसीज है वो आपकी क्लोज हो जाएंगी? वो ये मैं खाली आपसे जानना चाहता हूँ। जी सर, हम इसमें तो 18 to 28 सर एज का गैप है, 18 से 28 तक। 28 से आगे जो होगा सर वो तो नहीं भर सकता है, हम तो उससे आगे हो चुके हैं सर। आप ऑटोमेटिकली उससे बाहर हो जाएंगे? हम तो बिल्कुल नहीं भर सकते हैं फॉर्म, अब हमारा तो लास्ट ऑप्शन है। जो एलजी सर है सर, जब उन्होंने 2 बार प्रोटेस्ट किया एसआई वालों ने, वो खुद गए उनके पास, खुद उनको बोला बेटा आप लोग टेंशन मत लो, मैं खुद क्लियर करूंगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत मुबारक, ताड़ियां भी। इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा रियासत अली चौधरी, इनका भी पार्टी में खैर मकदम है। सुदाम जी आए, सुदाम हुसैन कटाना साहब। इंद्रजीत जी क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए जी, मैं दुपिंदर पाल सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीडीपी से। आज जो जाफर जी हमारे इन्होंने घर वापसी की है, हम इनका स्वागत करते हैं, क्योंकि जो कहीं भड़के हुए थे, कहीं चला गए, तो उनके साथ फिर वापस हमारे पास आए। हम पार्टी का इनका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हमकी भागदौड़ जिलानी गोल्डी में इनका अच्छा है, गुज्जर बकरालों से अच्छा इनका सिलसिला चलता है। मैं सोचता हूँ कि आज से यही वहाँ इनको हम न्योता देते हैं कि जो गुज्जर बकरवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, इनको हम वेलकम करते हैं और पार्टी इनका वेलकम मोशन करती है। और उसका मंतव्य तो बड़ा साफ है, इसमें किसी को समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं। प्रत्यक्ष युद्ध में बार बार पराजित होने के बाद अप्रत्यक्ष युद्ध की शुरुआत हुई, और उसमें भी मैं आज कह सकता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का काफी अपर हैंड हुआ है। लेकिन ये साजिश के तहत ये काम कराया जा रहा है कि पूरी की पूरी पीढ़ी की जम्मू कश्मीर और आसपास के राज्यों में बर्बाद कर दिया। और हमारे सामने ये एक
बड़ी सामाजिक समस्या के रूप में उभर करके आई है। युवाओं में खास तौर से बढ़ता हुआ ड्रग एडिक्शन, जिसकी वजह से समाज के सभी वर्गों, चाहे उच्च वर्ग के लोग हों, मध्यम वर्ग के लोग हों या हमारे गरीब परिवारों के लोग, भविष्य निर्माण करने वाली शक्तियों को निष्क्रिय बनाने की एक सोची समझी साजिश है। मुझे बताया गया है, यहाँ अस्थायी, जैसा अभी डीजीपी साहब ने भी बताया है कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर 2013 से चल रहा है। अखबारों में मैंने ये पढ़ा था कि 2014 में ये समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी थी। मैं जहां से आता हूं, एक समय था वहां भी हीरोइन का प्रचलन बहुत जबरदस्त था। हमारे इलाके में लोग घर के बाहर ज्यादा सोते दरवाजे पे, और पानी पीने के लिए गांव में नहीं, यहाँ आप लोग जो पात्र इस्तेमाल होता, लोटा हम लोग का, तो आदत इस तरह की हो गई थी कि रात को जो दरवाजे पर सोते थे, लोटा उठाकर बेच के सुबह खुराक ले लिया, और ये आम आदत हो गई। मुझे लगता है कि पिछले साल जून में जब आपराधिक वारदातों में शामिल युवाओं का एक सर्वेक्षण किया गया, तो पाया गया कि 100 में से 70 आपराधिक मामले में लिप्त युवा किसी न किसी नशे की चपेट में। मोबाइल से कर लेंगे। नेतागण सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे ऑफिसर्स और पुलिस की तरफ से सीनियर अफसरान, सिविल एडम की तरफ से सीनियर अफसरान और शहर के बाकी मौजूद साथी और मीडिया के लोग, आज हमारे लिए ये खुशी का मौका है कि एक नेक काम जो बड़े लंबे अरसे से हम लोग फ्रेगमेंटेड वे में कर रहे थे, थोड़े लेवल पे कर रहे थे, जिसकी जरूरत बहुत बड़ी थी, वो जरूरत समाज के लिए आज पूरी होने जा रही है। हम लोग ड्रग एडिक्शन की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर को टेररिज्म की जितनी बड़ी चैलेंज है, उससे ज्यादा बड़ी चैलेंज बन के उभर रही है नारकोटिक्स की, जो न सिर्फ टेररिज्म को ऑक्सीजन का काम कर रही है, इसके लिए पैसा जुटाने के लिए, लॉजिस्टिक जुटाने के लिए, इसकी खरीदो फरोख्त के बाद जो पैसा मिलता है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि हमारी नई पीढ़ी को टारगेट किया जा रहा है, उनको पूरी तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जहां टेररिज्म इंडिविजुअल तौर पे टारगेट करता है लोगों को, सिविलियंस को, फोर्सेस को, वहां नारकोटिक्स पूरे तौर पे समाज को टारगेट करता है, फैमिलीज को टारगेट करता है, सोसाइटी को टारगेट करता है और पूरे समाज की तबाही की तरफ ले जाता है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ये रुझान बहुत बुरी तरह बढ़ रहा है। हालांकि एफर्ट का लेवल इतना बड़ा है पहले से कि हम लोग बहुत बड़ी तादाद में नारकोटिक्स पकड़ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो पैसा नारकोटिक्स के ट्रेड से आता है वो पकड़ रहे हैं, और बहुत बड़ी एफर्ट इस खित्ते में कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को साथ में बुलाया जाए कि हम लोग मिल करके इस मर्ज की दवा ढूंढें, इस वबा का मुकाबला करें। मगर फिर भी अभी तक जो कोशिशें हमारी हैं, मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा कोशिशें करने की जरूरत है। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं ऑनरेबल एलजी साहब को, जिनकी वसादत से हम जो बहुत छोटी जगह पे एक सेंटर चला रहे थे, उसको एक बड़ी जगह और एक बड़ी फैसिलिटी में कन्वर्ट करने का मौका हमें मिल रहा है।
आज का जो प्रोजेक्ट जिसको स्मार्ट सिटी के अंदर ऑनरेबल एलजी साहब की साइड हो जाओ थैंक यू सर। ऑर्डर भी किया होगा सर। अभी ये बोल नहीं रहे क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ने वाले यहाँ पर अपने पूरी रिश्तेदारी आपस में हमारी 40,000 लोग परेशान हैं इस आर्मड पुलिस वाले। सर ये पैसों की परेशानी है तो 3.5 करोड़ रुपया लगता है यहाँ पर। ये भेजा भी है दीवार बन जाती है मालूम है आपको आप जनाब आज ये भी बड़ा अच्छा हो गया ड्रीम प्रोजेक्ट जम्मू का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो लेक वाला प्रोजेक्ट है ये मेरे ख्याल ये चला 1977 इसको काज करेंगे तो वो उससे अभी तक नहीं हुआ सर। ये सुनते ही देर नहीं ये जो ड्रीम ये तभी फ्रंट जो है ये मेरे ख्याल जम्मू का बेहतरीन एक गिफ्ट है। जम्मू तभी फ्रंट बहुत बड़ा फ्रंट। एक बाली साहब हुआ करते थे वो बेचारे लेके घूमते थे लेक का ड्रामा वो लेक का ड्रामा ही रहा वो बनाने HS बाली साहब होता था ये आज ये भी बहुत बड़ी यहाँ ड्रग्स का बड़ा ये जोरावर सिंह जी ये टीम जम्मू से ये बड़ा अच्छा आज दिन ही कोई अच्छा है ये भी हो गया कल भी हो गया कल हो गया कल वो माउंटेन बहुत बढ़िया बहुत ही लेकिन तभी फ्रंट तो बहुत बड़ा पुराना एक मसला मतलब 30 साल पुराना मसला। ये भी मुकेश जी बता रहे थे कि इसमें इस केंद्र में नशा मुक्ति केंद्र में वो सारी सुविधाएं होंगी जिससे कि हम नशा के जो आदी लोग हैं उनको दोबारा से सही रास्ते पर लाए उन्हें उनसे नशा छुड़ा दे और जहां पर उन्हें बिजी भी रखें। वैसे तो 400 करोड़ रुपया इस पर लागत आएगी लेकिन जैसे कि मुझे बताया गया कि यहाँ पर खेल कूद की व्यवस्था भी होगी व्यायाम की व्यवस्था भी होगी मनोरंजन की व्यवस्था भी होगी और भी कुछ ऐसे चीज़ें जहाँ पर होंगी जिससे वो लोग जो हैं उनका मन भी लगा रहे और आस्ता आस्ता वो नशा से मुक्त हो जाए। तो अच्छा लगा पहली बार ऐसा कोई नशा मुक्ति केंद्र जहाँ पर बन रहा है और ये स्मार्ट सिटी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके तहत बनाया जा रहा है। जैसा कि हमारे दिलबाग जी जो अभी जहाँ बोल रहे थे उन्होंने बताया कि हमारे जो मनोज सिन्हा जी हैं उपराज्यपाल उन्होंने हस्तक्षेप करके ये बने उसके लिए प्रयास जो है वो किए हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि नशा समाज की बहुत बड़ी बीमारी भी है और बुराई भी है लेकिन ये सच्चाई भी है कि आज नौजवान जो है वो नशे की तरफ जा रहे हैं और ये हमारे समाज में बहुत अच्छी तरह से जड़ें भी जमा चुका है। हम सब जानते हैं कि गांव हों कस्बे हों महानगर हों या शहर हों ये हर जगह ऐसे लोग जो हैं वो मिल जाते हैं। स्कूल कॉलेज दफ्तर बाजार भी इससे जो है बचे नहीं हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो केवल व्यक्ति ही नहीं पूरे परिवार को तबाह कर देती है और फिर एक व्यक्ति जब नशे का आदी हो जाता है तो फिर वो कोशिश करता है कि मेरे साथ और भी कुछ साथी जो है बने ताकि उसे नशे के लिए आसानी जो है वो हो जाए। और ये जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे देश भर में ऐसे जो नशा मुक्ति केंद्र जो है वो बनाए जा रहे हैं। ये नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के ऐसे पहले कुछ प्रोजेक्टों में से हैं कि भाई नशा मुक्ति केंद्र जो है वो होने चाहिए। मुझे जैसे हम सब जानते हैं जानकारी भी हमें मिली कि भाई पुलिस जो है इसके प्रति बड़ी सजग है और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना भी करनी होगी क्योंकि पिछले एक साल भर में ही लगभग 250 के करीब 250 किलो के करीब जहां पर नशा की दवाइयां बीजेपी जम्मू कश्मीर से दिलबाग सिंह जी डिप्टी मेयर साहिबा
मुकेश सिंह जी, राघवलंगर जी, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी, सभी सम्मानित कारपोरेटर्स, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे यहाँ उपस्थित श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों तथा पत्रकार मित्रों, कभी कुछ ऐसी परियोजनाओं का शिलान्यास करना पड़ता है जिसके बारे में अगर सोचिए तो मन में ख्याल आता है कि काश हमें इसकी जरूरत न पड़े। मैं मानता हूं कि उसी कड़ी में इस नशा मुक्ति केंद्र के भवन के शिलान्यास के अवसर पर हम सब उपस्थित हैं। सोचने पर विचार स्वाभाविक रूप से आएगा किस प्रकार से युवा पीढ़ी को नशे की लत से बाहर निकाला जाए, उस जल से बाहर निकाला जाए या उन्हें छुटकारा दिलाया जाए। और मुझे लगता है कि असली प्रयास यही होना चाहिए समाज का, प्रशासन का, कि ऐसे केंद्रों की जरूरत न पड़े। लेकिन कई बार हकीकत बड़ी कड़वी होती है और जम्मू कश्मीर में नशे की गिरफ्त में शिकार युवाओं की बढ़ती संख्या एक सच्ची कड़वी सच्चाई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। समाज कल्याण विभाग के भी हमारे अधिकारी इस काम में जुटे हुए। पिछले दिनों बैठक मैंने करी थी जिसमें हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ जो है उनको मैंने आग्रह किया था कि समाज कल्याण विभाग, पुलिस, एजुकेशन, यूथ एंड स्पोर्ट्स सबके साथ मिलकर के एक समेकित योजना बनाने की जरूरत है और उसमें जन भागीदारी की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जब समाज का सहयोग होगा तो ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वे डीजीपी बता रहे थे, मुझे लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत या मैं कहूं कि षड्यंत्र के तहत पड़ोसी मुल्क द्वारा सीमा के इस पार ड्रग्स पहुंचाया जा रहा है। मैं सब असली सर, मेरा नाम अख्तर रशीद है। हम कैजुअल लेबर एज ए जहाँ पे रिलीफ ऑफिस में काम करते हैं। हमारी सर यही डिमांड है कि हमारी जो 1 साल की सैलरी पेंडिंग है वो रिलीज़ की जाए। वो ऐसा है कि हमारे सर फाइनेंस डिपार्टमेंट से वो स्किप हुआ है कि उन्होंने अपनी गलती मानी नहीं, फिर उनको हमने फिर से रिवाइज बजट भी भेजा था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने। उसके बाद भी सर उन्होंने सर हमारी सैलरी रिलीज़ नहीं की। हम सर यही गुहार करते हैं कि हमारा त्यौहार आ रहा है, अभी हम त्यौहार रोडों पे ना मनाएं, हम अपने अपने घरों पे मनाएं। हमारे बाल बच्चे जो हैं वो सुकून से बैठें, तो उनको स्कूल से भी निकाला गया है सर। अब हम यही चाहते हैं कि हमारा जो ये है कि हमारी जो सैलरी है वो जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए। हम गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि हमें रोडों पे आने पर मजबूर ना करें, हम अपने अपने ड्यूटी में रहें, शांति से रहें, इसलिए हमारी जो है सैलरी वो रिलीज़ की जाए। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। We want justice, we want justice, we want justice। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, we want justice। हमारी सैलरी रिलीज करो, हमारी सैलरी रिलीज करो, हमारी सैलरी रिलीज करो, हमारी सैलरी रिलीज करो। We want justice, we want justice, we want justice। हमारी सैलरी रिलीज करो, हमारी सैलरी रिलीज करो। We want justice, we want justice। हमारी सैलरी रिलीज करो, हमारी सैलरी रिलीज करो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। किताब चाहिए, हिजाब चाहिए, 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 किताब चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
देखिए जी, थोड़ा पीछे हो जाओ। हिजाब चाहिए, हिजाब चाहिए, हिजाब चाहिए, हिजाब चाहिए, हिजाब स्कूटी पीछे करो। भारत माता की, 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 जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हिजाब चाहिए, हिजाब चाहिए, हिजाब चाहिए, हिजाब चाहिए, हिजाब चाहिए, हिजाब चाहिए। कानून लागू कर दिया कि जो सरकारी इंस्टीट्यूट होंगे टीचिंग इसके एजुकेशन के, उसके अंदर जो है वो ड्रेस कोड रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हिजाब को लेकर एक बड़ा विवाद बना दिया गया। आप क्या मांग करते हैं? देखिए, हमारी ये मांग है कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर कहीं भी एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए। किसी को भी धार्मिक पोशाक पहनने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि किताब चाहिए या हिजाब चाहिए, दोनों में से एक चीज मिलेगी। जम्मू में भी कई मुकामात पर इसके हक में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। देखिए, ये जम्मू के अंदर जो भड़काई आग है, ये महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की है। सबसे पहले ट्वीट करने वाले ये दोनों नेता थे। देखिए, ये जो लड़ाई थी ये कर्नाटका के अंदर चल रही थी, उसके बाद लगातार जो ये लड़ाई जो है ये आगे बढ़ती जा रही है। अब ये पूरे देश के अंदर जो है ये लड़ाई हो रही है। तो आज का ये जो प्रोटेस्ट है सुबह जम्मू के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और ये प्रोटेस्ट जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है ये उसके अगेंस्ट है। उस रिपोर्ट ने जम्मू कश्मीर के हर रहने वाले को झंझोड़ दिया। हम समझते हैं कि ये रिपोर्ट जो है टोटली बेसलेस है, इनका कोई मतलब आधार नहीं है, कोई पैरामीटर इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है, कोई पॉपुलेशन का लिहाज नहीं किया है, कोई सिस्टम नहीं इन्होंने देखा जो नॉर्म्स थे इनके, उसको पूरा वायलेट किया है। हमने ये प्रोटेस्ट आज हमारा हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये जो इन्होंने रिपोर्ट दी है टोटली गलत है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस सिरे से इस रिपोर्ट को नकारती है, रिजेक्ट करती है। हमारा सबमिशन है डिलिमिटेशन कमीशन से कि वो दोबारा इस रिपोर्ट को रिव्यू करे और ताकि सही जो ढंग है, सही तरीकाकार है, उसको रखा जाए। आप हैरान रह जाएंगे कि इस रिपोर्ट के अंदर किस ढंग से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिमार्केशन की है जो टोटली गलत है, कोई उसका पैरामीटर नहीं है। ये इस ढंग से की गई कई कॉन्स्टिट्यूंसीज, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी सुचेतगढ़, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी रायपुर दबाना, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी गूल अरनास, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। क्या बेस है? कोई बेस नहीं है। लिहाजा वहाँ के लोगों के उमंगें जो थी पे हमारी पार्टी ने प्रोटेस्ट किए हैं और डीसी साहिबान को हमने मेमोरेंडम दिए हैं, और ये मेमोरेंडम जो है डीलिमिटेशन कमीशन के लिए दिए गए हैं बजरिया डीसी साहब। तो ये हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो मेमोरेंडम है वो डीलिमिटेशन कमीशन को पहुंचाएंगे ताकि ये जो उन्होंने गलतियां की हैं उनको सुधार सके। डिलिमिटेशन रिपोर्ट वापस लो, वापस लो, डिलिमिटेशन रिपोर्ट वापस लो, वापस लो।
डिलिमिटेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। We want justice. We want justice. We want justice. फरूक साहब जिंदाबाद, फरूक साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फरूक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फरूक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। डिलिमिटेशन ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। 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 बंद करो, को तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है, जिसमें आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 कैजुअल लेबर से काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे थे, और इस बार जो बजट दिल्ली में 1 फरवरी को रखा गया, उसके लिए हम सब, हमारी पूरी टीम दिल्ली में थी और पूरा डिस्कशन इसके ऊपर निचोड़ हमने निकाल के देखा। लगभग 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा सबसे बड़ा यूटी का बजट जम्मू कश्मीर को दिया गया है इस बार। हमारी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक उद्देश्य है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और हमारा जम्मू पर्सन मूवमेंट जिसके साथ कोलैबोरेशन आज हुई है, एक ही आह्वान है जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि अगर 20 तारीख से पहले आप ये तमाम इशू, चाहे वो कैजुअल लेबर रिजर्वेशन पॉलिसी हो, वो यहाँ के युवाओं के इशूज़ हों, वो यहाँ के जितने भी अनरेगुलाइज लोग हैं, जो भी बेल्ट फोर्सेस के लोग आप पिछले टाइम यहाँ पे धरने देख रहे हैं, किस तरह से हमारी बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, किस तरह से कपड़े फाड़े जा रहे हैं, और ये नारा दिया जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से आज अपील करता हूं कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। यहां पॉलिटिक्स आज नहीं होगी, जब पॉलिटिक्स करने का वक्त आएगा हम पॉलिटिक्स करेंगे और दिखा देंगे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन लीडरों को कि पॉलिटिक्स कैसे होती है। लेकिन पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर आज अपील है जम्मू कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल लीडर से, तमाम ट्रेड लीडर से, जो सिर्फ घर में बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं, उनको अपील है कि वो सड़क पे आ जाएं, अपनी लाइन खींचे। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और यूनाइटेड फ्रंट ने आज जो लाइन खींची है कि 20 फरवरी को एक प्रचंड प्रोटेस्ट जो है जम्मू कश्मीर, जो जम्मू प्रेस क्लब के अंदर होगा, और उसके बाद भी यहाँ की सरकार की नींदें नहीं खुलेगी तो जम्मू पर्सन मूवमेंट और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है लखनपुर बॉर्डर को सीज करने का काम भी करेगी। इसलिए मेरी यही अपील है तमाम पार्टियों से और तमाम ट्रेड लीडर से कि एक मंच पे खड़े हो जाएं और आज जम्मू कश्मीर के युवाओं को बचाने के लिए, यहाँ के कैजुअल लेबर्स को बचाने के लिए वो खड़े हो जाएं। जो वही पार्टी और वही ट्रेड यूनियन बचेगी जो युवाओं के साथ खड़ी होगी। और जब यहाँ देश बचाने की बात की जाती है तो देशभक्ति, सबसे बड़ी देशभक्ति यही है कि हम गरीबों के काम आए, और आखिरी बूंद भी अगर जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट या हमारी पार्टी की चाहिए, हम वो बूंद देने के तैयार है। और हम किसी को अपील नहीं करेंगे कैजुअल लेबर्स को या किसी यूथ को कि वो हमारे प्रोटेस्ट में आए। तनवीर हुसैन, राजकुमार गोयल जी, कंबोज जी, हमारी जितनी टीम है, पहली लाठी हम अपनी सीने पे खाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन इस मूवमेंट को नहीं बुझने देंगे, क्योंकि हम क्रांतिकारी लोग हैं और क्रांतिकारी तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। तो मैं अपील करूंगा सुनील कंबोज जी से कि वो भी आज हमारी इस लड़ाई में शामिल हुए हैं, उनका भी थैंक्स करता हूं। पहले डेमोक्रेसी के 4th पिलर को मेरी तरफ से नमस्कार और आने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों से जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आज एम्प्लॉयमेंट के नाम पे सिर्फ हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। किसी, आप JKSSB को ले लीजिए, ये एक ऐसी बेवकूफ़ों की जमात है जिन्होंने अपनी हर रिक्रूटमेंट पे वो लोग खुद कोर्ट में फंसे होते हैं। बच्चों के साथ वहां इंसाफ नहीं। BSF CSF के एस्पायरेंट्स को एक रनिंग PMO MP पैराशूट लीडर वो आके वादे देते हैं और वो भी इंसाफ नहीं। बॉर्डर बटालियन के एस्पायरेंट्स, उनको हमारे गृह मंत्री यहां आके आश्वासन देते, नौकरी का आश्वासन देते, और वो भी सच नहीं। ये जुमलों से भरी हुई सरकार, ये LG गवर्नमेंट सिर्फ झूठ की राजनीति करना जानती है। और बड़ा अफसोस है जम्मू कश्मीर के सो कॉल्ड पॉलिटिशियन से, जो अपने घरों में बैठ के ये सिर्फ ये निश्चित कर चुके हैं कि युवा की जरूरत उन्हें सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे उनकी कैंपेन करने के लिए है। नहीं जनाब, आज का युवा पढ़ा लिखा नौजवान है, आज का युवा सब समझ रहा है। आज आपको नौजवानों के साथ खड़े होने का आपके पास मौका था, आपके पास अवसर था, मगर आप वो अवसर गवा चुके हैं।
आज हमारे सामने हमारे छोटे भाई बहनों को डांगे पड़ रही, उनको अरेस्ट किया जाता है। अपने हक और इंसाफ की लड़ाई में जब वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम आज जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी पुलिस फोर्स के थ्रू कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सरासर गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं किकिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, दीन एजुकेशन कमीशन हाय हाय, जनाब फारूक साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब सुनील वर्मा जी जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, डिलिमिटेशन कमीशन हाय हाय, परिसीमन कमीशन हाय हाय, परिसीमन कमीशन हाय हाय, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, डिलिमिटेशन कमीशन हाय हाय। ये जो हाल ही में डिलिमिटेशन कमीशन जो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट ड्राफ्ट यहाँ पर किया है, तो उसमें हमें बहुत सारी उम्मीदें थी। पहले तो हमें ग्रीन गार्डन दिखाए गए कि उधमपुर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ रही है, तो उससे ये था कि जो दूर दराज के हमारे जो इलाकात हैं उनको वहाँ नुमाइंदगी मिलती और वो लोग अपनी नुमाइंदगी सही मैंने में कर सकते। लेकिन जब ये रिपोर्ट हमने देखी, ये सरासर इंसाफी की नाइंसाफ़ी हुई है उधमपुर की जनता के साथ। उधमपुर की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक तो मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने जो डिलिमिटेशन कमीशन है, जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रेम की है माता वैष्णो देवी की, उसका हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि वो हमारी आस्था के साथ जुड़ी हुई है और वो नाम अच्छा है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन जो इन्होंने जो पैरामीटर लिया, उसमें 73,000 की लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी को फ्रेम की, और उसके साथ ही जो एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी उधमपुर वेस्ट है, उसमें 1,80,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। इसके हम सरासर इसकी निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं, क्योंकि अगर एक तरफ वो हमारे साथ मिलती जुलती कॉन्स्टिट्यूंसी थी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि लांदर का जो बंदा वहाँ से चलेगा कोई अपनी डेवलपमेंट की बात करने के लिए अपने एमएलए के पास, तो उसको 75 किलोमीटर की दूरी तय करके उधमपुर में आना पड़ेगा, और फिर मुलाकात एमएलए साहब से होती है या नहीं होती है, फिर 75 किलोमीटर वो वापस जाएगा। इस तरह से कैसे ये होगा? हम इसका सरासर विरोध करते हैं। दूसरा ये है कि ये लोगों की वहाँ के पंचायती इलाका जो वहाँ के लोगों की ये डिमांड थी बड़ी देर से कि हमें अलग कॉन्स्टिट्यूंसी मिले। हमें यही उम्मीद थी कि ये जो कमीशन है उसको नया कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रेम करेगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उनको रिजेक्ट किया। दूसरा, जहाँ पर मुझे जो मजालता इलाका के लोग हैं, वो भी लोग बड़े पिछड़े हुए थे, उनकी भी एक बड़ी डिमांड थी कि हमारी अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए। उनको उधमपुर ईस्ट के साथ जोड़ दिया, वो भी सरासर इंसाफी नाइंसाफी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, टिकरी के लोग जो हैं, अब वो अपने एमएलए को ढूंढने के लिए वो मजालता के आगे जो जहाँ से 75 किलोमीटर दूर की दूरी पे वहाँ जाएंगे वो लोग, वो भी इन्होंने वो गलत किया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो जिस आधार पे जिस सेंसस जो हमारे 2011 में जो सेंसस हुआ था, उसके आधार पे इन्होंने ये जो डिलिमिटेशन जो फ्रेम किया है। लेकिन आज 2022 है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम भी 20-25% वोटर जो वो इन्हांस हुआ है। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि कहाँ 70,000 और जहाँ कल बन जाएगा 2.5 लाख उधमपुर का, तो ये कैसे ये है? वैसे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये जो मौजूदा सिस्टम है